With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Dear student, we are going to start To the Lighthouse by Virginia Woolf. Virginia Woolf is a modern writer and she writes in the stream of consciousness. So means stream of consciousness mean in the mind of the human being, there are a lot of streams. Like you are in front of me, you are thinking about your test, you're thinking about your children, you're thinking about your school, you're thinking about your homework. So these are the streams which are running in the mind of human being. So it is, that it's related to psychology. In modern psychology, these streams are found. And the writers, especially modern writers, they have included in their work. Talk about the James Joyce, talk about like this Virginia Woolf. She in fact, she was influenced from the James Joyce, and she started writing like that person. So in her novel, especially this To the Lighthouse, she included this. She even included 10-year period, and that she has shown you in only 20 pages. 10 साल का ड्यूरेशन गुजर गया है। वर्ल्ड war 1 जो है वो टोटली खत्म हो चुकी है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था वर्ल्ड war 1 का जो ड्यूरेशन है वो 1914 से लेके 1918 तक है, यानी 1914 में वो स्टार्ट हुई है तो 1918 में वो फिनिश हुई है। उसके बाद दूसरी जो जंग अजीम है जिसको सेकंड वर्ल्ड वार कहते हैं वो 1939 में शुरू हुई है और 1945 पे खत्म हुई है। मैंने इन दोनों वर्ड्स के ऊपर अपने लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, आप मजीद वहाँ से सुन लीजिएगा। These are very important because a lot of writers, they were died, and a lot of novelists, writer, when there is a war, nobody see who are you. They just kill each other. वार जो होता है उसके अंदर ये नहीं देखा जाता ये राइटर है, ये नॉवलिस्ट है, ये ड्रामेटिस्ट है, ये साइंटिस्ट है। जो भी उसके सामने आता है वो एक फ्लो होता है, उसमें वो या वबा आती है तो उसमें बहुत सारी जानें जो है ज़ाया हो जाती हैं। तो जब इतने लोग उसमें मारे गए थे तो फिर उसके बाद राइटर के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है। They have written accordingly. Whatever, that literature is basically reflection of life. जो लाइफ में होता है लिटरेचर ने आपको वैसा ही दिखाना है। टू द लाइट हाउस, इसकी हमारे पास असाइनमेंट है, समरी है। मैं थोड़ा सा राइटर के बारे में वैसे अपनी तरफ से डिस्कस करूंगा पॉइंट, उसके बाद मैं आपको इस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग लेकर चलता हूँ। पहले तो आप लिख लीजिए राइटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। वर्जीनिया वुल्फ नाम है और इसने ये जो नावल है टू द लाइट हाउस, इसके जो प्रोमिनेंट वर्क हैं वो लिख लीजिए। मिसेस डैलोवे, इसमें इसने फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है और इसमें फीमेल्स के बारे में लिखा है कि फीमेल को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती जितनी मेल्स को होती है। फीमेल है तो उसको घर को काम भी करने होते हैं, डोमेस्टिक होम भी। फीमेल को कहा जाता है आप घर में रहें, मेल को क्या कहा जाता है, यानी विक्टोरियन सोसाइटी जो थी उसमें क्या था, मोस्टली मेल डोमिनेटेड एरा था वो। उसमें क्या होता था, फीमेल से घर के काम लिए जाते और मेल को अपॉर्चुनिटी होती। तो इसमें भी उसने सिंबॉलिक कैरेक्टर बनाए हैं कि अगर एक फीमेल है तो उसको घर के काम दिए जाते हैं और मेल चूंकि उसे अपॉर्चुनिटी होती है तो उसकी जो पोटेंशियल होती है वो लोगों को नजर आती है। लेकिन फीमेल को भी अगर वही एनवायरनमेंट दिया जाए तो शी विल बी मोर इंटेलिजेंट एज कंपेयर टू मेल। सो शी इज रेजिंग क्वेश्चन, male are given opportunity and they are going to the colleges, they are going to university, and they are in fact exploiting more resources in a way to get their progress at. So what the thing is that we are lagging behind. We being a female, we are lagging behind because we are not exposed to university. We are not given opportunity. Once we are provided opportunities and circumstances like that, males are having, we can show our better potentials as compared to males, but we are not given. हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमें बहुत सारे मसाइल हैं और फीमेल्स को अगर दी जाए अपॉर्चुनिटी तो वो भी, ये मिसेस डैलोवे में उसने, और उसका एक और वर्क है ऑरलैंडो, वो भी बड़ा मशहूर है, प्रोमिनेंट है, यानी इसको नाम ये रिवार्ड मिले। उसके बाद टू द लाइट हाउस जो है वो भी इसका बड़ा, कहते हैं कि अमेरिका के अंदर जितने भी 100 नॉवेल्स जो हैं, वर्क जो हैं मास्टरपीस राइटर्स के हैं, उनको इकट्ठा किया गया तो ये 15-16 ग्रेड में इसको ग्रेड दिया गया है इस वर्क को। कौन सा, टू द लाइट हाउस को 15th ग्रेड जो है वो मिला है इसको इवैल्यूएशन में, बिकॉज इट इज वेरी डिमांड। अब ऐसा करें, एक पेज लें और उस पेज के ऊपर ना एक लाइट हाउस बना लें और उसके सामने 3 जो है पिक्चर ना अपना नाम लिख लें। एक लिख लें मिस्टर रैमसे,
मिसेज रैमसे, और एक उसका सबसे छोटा बेटा है, उसका नाम है जेम्स। यानी ये तीन जो डायलॉग ज्यादा ऐसे लगते हैं कि इन तीनों के दरमियान ज्यादा ये प्रोमिनेंट है। हम इनको मजीद डिस्कस करेंगे और इसी के ऊपर ही ये नावल जो है ज्यादा सिंबॉलिक है। ठीक है, आप हो सकता है पूरा नावल पढ़ लें और उसको पढ़ने के बाद आप ये कहें कि मुझे तो ये कहीं से भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। आपने इसको खुद फाइंड करना है। एक राइटर है, उसकी हम असाइनमेंट भी, उसकी हम एक पोएम भी करेंगे, इंटरप्रिटेशन उसकी करेंगे। वो राइटर जो है ना वो इस तरह लिखता है कि वो टाइटल नहीं देता, यानी वो पोएम का कोई टाइटल नहीं बताता। तो आपने खुद ही, यानी वो रीडर पे छोड़ता है कि इसका टाइटल खुद फाइंड। मैंने जैसे बताया कि मॉडर्न राइटर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि रीडर को लेट लेट रीडर शुड बी इन्वॉल्व इन इन रीडिंग। तो उसको रीडिंग में उसको इन्वॉल्व करें और उसको पता चले कि वो क्या पढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरह रीडर को अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो भी कुछ चीजें ड्राइव करे। तो मॉडर्न राइटर ऐसे ही करते हैं। अब आपने इसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकालनी है, ये जो अभी हम डिस्कस करेंगे। जी, पहली तो बात यह है कि ये लिखा गया था 1926 में। आप अलग से एक नोट्स जो है उस पर नोट करते जाएं, अपने नोटबुक जो है उस पर नोट कर लें। इट वाज रिटन ऑन 1926, यानी 1926 में लंदन में ये लिखा गया और पब्लिश हुआ 1927 में। नाम है टू द लाइट हाउस। उसके बाद 15th इसको, यानी इसको 15वां ग्रेड मिला है, रैंक मिला है, यानी 15 इसको रैंक पर आया जब 100 जो लिखे हुए वर्क हैं उनको जब उन्होंने अवेल्युएट किया। तो से अगर अवेल्युएशन में 15 इसको ग्रेड से मिला तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ है। जो भी चीज सिलेबस में शामिल की जाती है तो उसके अंदर कुछ होता है तो उसे वो शामिल करते हैं। दूसरा, इसमें देखिएगा लिटरेरी पीरियड चल रहा था मॉडर्न लिटरेरी पीरियड है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में बात की गई है। बहुत सारे ऐसे आपको लगेगा कि राइटर जो है वो बहुत सारी उसके मन में, बहुत सारी उसके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस उसके माइंड में चल रही हैं, और जैसे जैसे उसके माइंड में चीजें, ये रॉ थॉट्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कहते हैं रॉ थॉट्स। जैसे जैसे थॉट्स आती हैं आप वैसे लिखते जाती है। इसमें कोई प्लॉट, कोई स्पेसिफिक इंटरवोवन प्लॉट आपको नजर नहीं आएगा। मॉडर्न राइटर है तो वो पिछले नॉर्म्स, कन्वेंशन, जो रूल्स हैं अरिस्टोटल, प्लेटो के, वो फॉलो नहीं करता। उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू इसमें मल्टीपल है। कभी आपको मिसेस रैम से बात करती हुई नजर आएगी, कभी रैम से बात कर, यानी एक तो होता है ना ओमनिशेंट होता है। ओमनिशेंट का मतलब होता है थर्ड पर्सन ओमनिशेंट होता है कि एक बंदा जो ऑल ओवर है वो स्टोरी सुनाता जाता है। बट हियर लॉट ऑफ पीपल दे आर टेलिंग देयर स्टोरी। सम टाइम लिली बात करेगी, कभी वो कोई और बात करेगा, कभी और करेगा, तो हम इसे कहेंगे कि इसमें मल्टीपल नरेटर है। यानी ये एक नरेटर नहीं है इसके अंदर कि वो आपको सारी स्टोरी। इसमें सेटिंग दिखाई गई है स्कॉटलैंड, यानी जहां जिस एरिया को दिखाया गया है कि जहां पे ये टेक प्लेस हुआ है, जहां पे ये हुआ है उसका नाम है स्कॉटलैंड का इलाका है। और 19 लिख लें, 1910 से 1920 का जो टाइम है वो दिखाया गया, और स्कॉटलैंड का इलाका दिखाया गया जहाँ पे ये समर हाउस में जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। वो उसका नाम, उस जगह का नाम लिख लें। वहां पे उनका समर हाउस है मिस्टर और मिसेज रमसे का, और मिस्टर और मिसेज रमसे अपने बच्चों को, 8 बच्चों को लेके वहां पे जाते हैं। नाम है उसका, उस आइलैंड का, आइलैंड ऑफ स्काई इन द हेब्राइड वेस्ट कोस्ट स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड के पास एक इलाका है जो बड़ा खूबसूरत है। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर आप लिखेंगे तो आपके सामने इसकी पिक्चर आ जाएगी, मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा, ये स्कॉटलैंड के पास एक इलाका है, वहां उसके पास ही उनका समर हाउस है। समर हाउस के उन्होंने अपना घर बनाया, वहां पे छुट्टियां मनाने अक्सर जाते हैं। अब उसके साथ साथ उसके पास ही लाइट हाउस है। लाइट हाउस की पिक्चर बना ली, बहुत बड़ा टावर होता है, उसके ऊपर रोशनी, एक लाइट लगी होती है। यानी जितने भी जहाज आते हैं तो वो कोस्टल एरिया है या वो जो भी सी का एरिया है, तो वहां पे जहाज उस लाइट से फिर चेक करते हैं कि ये जो है ना, इस साइड पे हमने इसको जहाज को साइड पे लेकर जाना है। तो इट मीन के दैट ये एक रोशनी, एक सिंबल होता है, किसके लिए? रोशनी की सिंबल होता है जहाजों के लिए, और ये बनाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोस्टल आइलैंड है यूरोप के अंदर, तो वहां पे ये बने हुए हैं लाइट हाउस। लाइट हाउस बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो लाइट हाउस देखे, छोटे बच्चे की, जो सबसे छोटा बच्चा है मिस्टर और मिसेस रमसे का। हम इनको डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ी सी समरी इसको डिस्कस कर लूँ आपके साथ, फिर मजीद उसकी तरफ जाता हूँ। जी, हमने अभी तक डिस्कस किया कि इसमें मल्टीपल नरेटर्स हैं। ये 1910 और 1920 यानी 1910 से 1920 का जो
टाइम है, स्कॉटलैंड का इलाका जो है सेटिंग में दिखाया गया है। प्लाट जो है इसका कोई इंटरवोमन और बिल्कुल अरिस्टोटल प्लाट यानी अरिस्टोटल के रूल्स के मुताबिक नहीं है, बड़ा लूज सा प्लाट है, कोई पता नहीं चलता कि पहले यानी आपको यानी 10 साल का अरसा जो है वो 20 पेज में उसने शो कर दिया है, और उसमें जो चेंजेस आई हैं वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद पहली तो बात यह है कि मिस्टर और मिसेस रमसे की जो एज है उसमें डिफरेंस है, जिसको कहते हैं एज गैप। मिस्टर रमसे कुछ सोचता है, मिसेस रमसे कुछ सोचती है। मिस्टर रमसे जो है वो एक फिलोसफर है, मेटाफिजिकल फिलोसफर है, ठीक है, उसे बुक्स का शौक है और वो एक प्रोफेसर भी है, और उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो उनको पढ़ाता है। और इसी दौरान इन स्टूडेंट को चार्ल्स टेंसले जो है वो भी इसका स्टूडेंट है, वो अक्सर अपने उस्ताद को एडमायर करता है और उनको फिलोसफी बताता रहता है, और वो किसकी बुक्स की दुनिया में रहता है। और इसी वजह से क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत शौक है, तो ज्यादा मैक्सिमम टाइम कहाँ निकाल गुजारता है, अपनी बुक्स के साथ। इवन कि मिसेस रमसे को भी टाइम नहीं देता, मिसेस रमसे के साथ साथ अपने 8 बच्चों को भी टाइम नहीं दे रहा। उसकी वजह से उसके अंदर जो है वो गैप है उनकी फैमिली के अंदर, जो कि हम अभी इसके अंदर देखेंगे। अच्छा, इसको 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है पूरे इस नावल को लिख लें। पहला जो इसका हिस्सा है इसे कहते हैं विंडो। जो पहला फेज है, जो पहला, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को नाम दिया गया है विंडो का, दूसरे को टाइम पास का, और टाइम पास के अंदर हमने देखा कि 10 साल का अरसा गुजर गया है और उस दौरान बहुत सारे चेंजेस आ गई हैं। यानी पहले एक खुशहाल फैमिली दिखाई जाती है जो समर वेकेशन पे जाती है, जो समर हाउस जाती है, वहाँ इंजॉयमेंट करने गई है, स्कॉटलैंड के इलाके में गई है, वहाँ पे फैमिली इंजॉय करने गई है, वहाँ उसमें उनके साथ मिस्टर और मिसेस रैमसे भी है, चार्ल्स टेंसले उसका स्टूडेंट भी है, लिली ब्रिस्को भी है जो पेंटर है, विलियम बैंक्स भी है उनके साथ, जिसको लिली से शादी करने का भी मशवरा दिया जाता है, जो मिसेस रमसे कहती है। एक हाउस होल्ड वर्कर है, तो वो घर के काम करती है, हाउस वाइफ है, तो वो दूसरों को भी यही मशवरे देती है कि दूसरी भी शादी कर लें और एंजॉय करें, शादी करके बाद बच्चों की माँ बन जाए। यानी जबकि लिली जो है वो उसको कहती है कि नो, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं एक अच्छी सक्सेसफुल पेंटर बनना चाहती हूँ। यानी उसकी सोच कैसे दिखाई गई है, आम टिपिकल जैसे विक्टोरियन औरतें हैं, आम जिस तरह के घरेलू औरतें हैं, एक फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे दिखाया गया। जबकि वो कहती है नो, आई वांट टू बी अ गुड पेंटर इन माय लाइफ, बट आई डोंट वांट टू गेट मैरिड नाउ। मैं लेटर शादी करूंगी, डेवलप और एक सक्सेसफुल पेंटर बनने के बाद करूंगी। कौन कहती है? लिली ब्रिस्को, जो उसकी पेंटिंग बना रही है और दोस्त है किसकी? मिसेस रैमसे की। मिसेस रैमसे उसको मशवरा देती है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम ऐसा करो कि विलियम बैंक से तुम शादी कर लो। लिली ब्रिस्को लिली ब्रिस्को को मशवरा दिया जाता है मिसेस रैमसे। और उसके बाद पॉल, इसके अंदर एक पॉल है और एक मिंटा डोले है। मिंटा डोले और पॉल एक करेक्टर है इसके अंदर, और ये जो दोनों हैं ये मिंट से एक दूसरे को प्रपोज भी कर लेते हैं, तो इनको भी यहाँ पे दिखाया गया है। जरा देखिएगा, पहला जो हिस्सा है हम इसका डिस्कस करते हैं। पहला स्टार्ट होता है कि अब समर हाउस के लिए विजिट के लिए पूरी फैमिली जाती है। पूरी फैमिली समर हाउस के लिए जाती है और वहाँ उनकी एक मुलाजमा है, उसका नाम है जिस मुलाजमा को कहा जाता है कि वो जाके वो घर का, उसका नाम है मैकनेब। मैकनेब एक हाउस मेड है, और जो कि उन्होंने स्पेशल हायर की है कि वो क्या करती है, वो मैकनेब मिसेस मैकनेब जो है वो घर का यानी जो समर हाउस है उनका, उसका ख्याल रखती है, उसकी सफाई करती है। उसको कहा जाता है कि वी आर गोइंग टू विजिट, और वो वहाँ पे सफाई वगैरह करती है, और ये सारे लोग जो हैं यहाँ पे इकट्ठे होकर जाते हैं। उसमें कौन कौन है? उसमें मिस्टर रैमसे है, मिसेस रैमसे है, और ये मैं पहले पार्ट को अभी डिस्कस कर रहा हूँ जिसको विंडो कहते हैं। विंडो मतलब कि दे आर गोइंग टू डिस्कस all the people, they are happy mood, they are very successful, they are enjoying the situation, and they are, ये स्टार्ट है नावल का। और उसमें मिस्टर रैमसे, मिसेस रैमसे, ये सारे लोग जो हैं कहाँ जा रहे हैं? एक लोकेशन पर जा रहे हैं, और उनका एक समर हाउस है, वहाँ पे इकट्ठे होकर जाते हैं। और उसके अंदर कौन कौन मौजूद है? उसके अंदर उसके 8 बच्चे हैं, साथ एक लिली ब्रिस्को है जो कि एक पेंटर है, साथ चार्ल्स टेंसले है, और साथ उसके पॉल है, विलियम बैंक्स है, और उसके अलावा मिंटा डोले है। ये सारे लोग जो हैं कहाँ पे गए हैं? ये जा रहे हैं ये समर हाउस में, और वहाँ पे उन्होंने फन करना है, एंजॉय करना है। स्कॉटलैंड के पास एक इलाका है, बहुत खूबसूरत एरिया है, वहाँ पे जाते हैं। और उसके बाद
होता यूं है कि बच्चा है छोटा, मिस्टर रेमसे का छोटा बच्चा है जेम्स, जो सबसे छोटा है। यानी एक बच्चे का नाम है एंड्रयू लिख लें, दूसरे का नाम है जेस्पर, तीसरे का नाम है रॉजर, और चौथे का नाम है प्रू, रोज, नैन्सी, कैम और जेम्स। ये तकरीबन 8 बच्चे हैं। इन 8 बच्चों में जो सबसे ज्यादा छोटा जेम्स है, और एंड्रयू जो है, ये एंड्रयू इनके साथ ये पास रहता है अपनी मदर के। सबसे छोटा है जेम्स। एंड्रयू की डेथ हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जब उसकी डेथ हो, मिसेस रेमसे की भी डेथ हो जाती है। और ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। जेम्स जो है ख्वाहिश करता है अपनी मदर से, कहता है कि वो लाइट हाउस देखेगा जो कि बिल्कुल करीब है उनके घर के। लेकिन वो लाइट हाउस चूंकि वो एक सी का एरिया है, वो क्रॉस करके दूसरे साइड पे जाना पड़ता है, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो वो कहता है कि मौसम बहुत खराब है, हम आज नहीं जा सकते। तो चूंकि बच्चा छोटा है तो वो हर्ट ना हो, तो उसकी मदर उसे कहती है, मिसेस रम से कहती है कि आप भी तो मौसम ठीक नहीं है, सुबह तक ठीक हो जाएगा तो सुबह हम चलेंगे। तो मिस्टर रम से चूंकि उसके पास टाइम नहीं है, तो वो आगे से काट देता है बात, और साथ ही कहता है कि चूंकि कल भी मौसम ठीक नहीं रहेगा तो हम नहीं जाएंगे। उससे उसका बेटा जो ना हर्ट होता है कि उसका फादर जो है वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखता उनका, और उनकी ख्वाहिश का बिल्कुल फिक्र नहीं है, उसकी उसकी ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं करता, और वो उससे नाराज होता है अपने फादर से। एनी हो, मिसेस रमसे की ख्वाहिश है कि वो किसी तरह से अपने बेटे को ये दिखाए। स्टार्ट होता है, लाइट हाउस के बारे में डिस्कशन हो रही है, रात हो गई है, डिनर के लिए रात हो चुकी है, डिनर के लिए फिश पार्टी जो है वो कंडक्ट हो चुकी है, और सारे लोग जो हैं वहाँ पे खाते हैं उस खाने को। खाना खाने के बाद जो यंग हैं वो आउटिंग पे बाहर चले जाते हैं विजिट के लिए, और उसके बाद जो मिस्टर रमसे है उसे पढ़ने का शौक है तो वो किताबें पढ़ने लग जाता है, और दूसरे जो है अपने अपने जो कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं। उसके बाद लिली जो है वो पेंटिंग बना रही है, जो कि फ्रेंड है मिसेस रमसे की, वो पेंटिंग बना रही है, और साथ साथ उसको और मशवरा दे रही है मिसेस रमसे कि तुम्हें विलियम जो बैंक है, विलियम बैंक जो है उससे तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वो उसे मशवरा देती है, लेकिन वो इसको लाइक नहीं करती। वो कहती है, नो, आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पेंटर एंड आई विल गेट मैरिड आफ्टर माय प्रोफेशन, व्हेन आई गेट सक्सेस इन माय प्रोफेशन। इसके बाद चार्ल्स टेंसले जो है वो मशवरा देता है, वो कहता है कि फीमेल जो है वो अच्छी पेंटर नहीं हो सकती, तुम्हें पेंटिंग नहीं करनी चाहिए। वो जब ऐसे कहता है तो चार्ल्स टेंसले जो है उसकी बात का माइंड करती है। कौन? लिली। तो लिली कहती है कि वो ये पेंटिंग बनाएगी हर सूरत। वो उसे कहता है कि तुम फीमेल हो, चूंकि फीमेल जो है वो अच्छी पेंटर नहीं बन सकती, यू शुड नॉट डू पेंटिंग। तो उससे नाराज होती है। चार्ल्स टेंसले जो है एडमायर करता है इसको, अपने उस्ताद को, नाम है उसका मिस्टर रेमसे। मिस्टर रेमसे जो है अपनी जो वाइफ है उसको, उसके साथ मिड से वो दोनों एक साइड पे जाते हैं, और वो चाहती है कि वो उसे इजहार करे, क्योंकि वो एक मेटाफिजिकल फिलासफर है, तो वो इजहार नहीं कर पाता। प्यार तो करता है अपनी फैमिली से और मिसेस रमसे से भी। वो एक ड्राई पर्सन है और सॉलिट्यूड में रहने वाला है, एक फिलासफर है, अपनी फिलासफी की दुनिया में रहता है, तो वो उसे उस तरह मोहब्बत का इजहार नहीं करता जैसे जैसे वो चाहती है। तो इस तरह वो अक्सर वो एक दूसरे के दरमियान के एक गैप है मिस्टर और मिसेस रमसे के, ये दिखाया गया है। अच्छा जी, ओवरऑल ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। ये उसके बाद दूसरा जो फेज है इसका स्टार्ट होता है। अब दूसरा फेज जो है उसने ओनली 20 पेजेस में आपको बता दिया। दूसरे पेजेस में उसने बहुत सारी चेंजेस दिखा दी हैं, बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं आ चुके हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स की डेथ हो चुकी है, मिसेस रैमसे की डेथ हो चुकी है, वर्ल्ड वार 1 का जो पूरा ड्यूरेशन है वो फिनिश हो गया इसके अंदर। इट्स वर्ल्ड वार 1 जो है वो गुजर गया है, उसमें बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी अब डेथ भी हो सकती है, हो चुकी है, डेथ भी हो चुकी है, और बहुत सारे चेंजेस भी आ गई हैं। इसको दिया गया नाम टाइम पास का। अब टाइम पास के अंदर क्या क्या चेंजेस आई है मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लिख लें। 20 पेजेस पे उसने उसको शो कर दिया है। उसमें उसने बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको दिखा दी हैं, कि जैसे वो क्या ड्रामा चल रहा होता है ना, तो अब मूवी चल रही है, हाँ जी, आफ्टर 10 ईयर, मिसाल के तौर पर एक बेटा है वो छोटा सा है, तो आपको 20 साल, आपको वो 20 साल का अरसा ना दिखाए मूवी के अंदर, आप लिख दे जस्ट आगे सामने आ जाए आफ्टर 20 ईयर। आफ्टर 20 ईयर के बाद क्या हुआ कि वो छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ वो 20 साल का हो गया, ठीक है जी, उसकी भी आगे शादी हो गई। वो जो बाप था वो बड़ा यंग था जब वो बूढ़ा हो गया, ठीक है।
अब वो बाप बेटा जो है वो बाप जो है वो बेटे के ऊपर डिपेंड करने लग गया। तो ये सारी चेंजेस जो है जैसे एक मूवी के अंदर आपको दिखाई दी जाती हैं, इसमें 10 साल का अरसा उसने ऐसे दिखाया, ये एक मॉडर्न टेक्निक है ना, पहले तो ऐसे नहीं दिखाता। 10 ईयर का टाइम गुजर गया जी, पास टाइम, जो दूसरा उसका फेज है, जो इस नावल का दूसरा चैप्टर उसने दिखाया है, यानी जो डिवाइड किया हुआ है। दूसरे में उसने क्या किया, आपको 10 साल का अरसा गुजार दिया, वर्ल्ड वॉर 1 टोटली हो चुकी है, उसके बड़े बेटे की एंड्रयू की लड़ते हुए जंग के दौरान डेथ हो गई है, प्रू जो उसकी एक बेटी है वो बच्चे को जन्म देती हुई उसकी डेथ हो गई, एक बेटी की भी डेथ हो गई। उसके बाद मिसेस रेमसे जो है वो भी खुद भी उसकी भी डेथ हो गई, ठीक है। अब मिस्टर रेमसे जो है वो अकेला रहने लग गया, अब उसे कोई समझता नहीं है, और वो और आइसोलेट हो गया और सॉलिट्यूड में आ गया, उसमें वो सारी परेशानियां आ गई हैं। अब मिस्टर रेमसे जो है वो टोटली चेंज पर्सनैलिटी बन गया, अब उसे चूंकि कोई समझता नहीं है तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं भाई। एक चेंजेस तो ये आई है कि उसका जो साथी था वो उससे जुदा हो गया, वो अब उसके बारे में सोचता रहता है, अब टोटली एक न्यू पर्सन बन गया है मिस्टर रेमसे, और मिस्टर रेमसे चाहता है कि अपने बच्चों के दरमियान जो इतनी बड़ी गैप उसने क्रिएट कर लिया वो उसको भी बहाल करे। ये सोच जो है मिस्टर रेमसे के माइंड में आने लग गई, ठीक है। फॉर 10 ईयर रेमसे की फैमिली जो है उसमें मिस्टर और मिसेस रेमसे की फैमिली में बहुत सारा चेंजेस आएंगे, बेटे की डेथ होगी, बेटे की डेथ होगी, मिस्टर रेमसे भी मर, मिसेस रेमसे की भी डेथ होगी, ठीक है जी। अब दोबारा प्लान कर रहा है इस फेज के अंदर मिस्टर रेमसे कि वो दोबारा वहां पे जाएगा समर हाउस में, वहां पे जाके अपनी खुशियों को दोबारा एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट में यानी ये डिस्कस होता है जिसे टाइम पास करते हैं। अब उस घर वो समर हाउस जो है जहाँ पे काफी 10 साल के अरसे तक वो नहीं गए, जहाँ पे वो तकरीबन हर साल जाया करते थे, अब वो नहीं जा सके। अब 10 साल का जो अरसा है इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आई हैं, और वो घर जो है वहाँ पे अब जाले लगे हुए हैं समर हाउस में, और ये यहाँ से ऑर्डर देता है अपनी हाउस मेड को, जो मैकनेब, मिसेस मैकनेब है, मिसेस मैकनेब को ऑर्डर देता है कि वो अपने घर वो जो समर हाउस है उसे क्लीन करे। वो दोबारा प्लान कर रहे हैं कि वहां पे आएंगे। अब ये दोबारा जो है अपने बच्चों के दरमियान जो एक गैप है उसको पूरा करना चाह रहा है, और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, खोए हुए मकाम को दोबारा हासिल करना चाह रहा है, और अपनी वाइफ की वो लाइट हाउस देखने की जो ख्वाहिश थी जब उसने उस वक्त पूरी नहीं की थी बच्चे की, तो वो पूरी करना चाह रहा है, और जो गैप आ चुका है उसको कंट्रोल करना चाह रहा है। तो ये चेंजेस जो है सारी उसके अंदर आ चुकी हैं। तीसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं टू द लाइट हाउस। टू द लाइट हाउस का जो पार्ट है उसमें मैकनेप को ऑर्डर दे दिया गया, मैकनेप ने घर जो है जाले वगैरह और दूसरी जो कुछ मेड सर्वेंट और इकट्ठी की हैं उस घर को दोबारा से सेट किया। लिली जेम, मिस्टर रेमसे, और अब ये सारे लोग जो हैं दोबारा वहां पर गए। उसमें लिली भी मौजूद है, उसमें जेम भी मौजूद है उसका बड़ा बेटा, और उसके अलावा उसके अंदर ये मिस्टर रेमसे खुद भी है। मिस्टर रेमसे की अब ख्वाहिश है कि he wants to recreate a good relation amongst children and he want to develop good relation। अब उसे कहता है कि चलो जी हम लाइट हाउस जो है उसे देखने जाएंगे, ठीक है जी। अब ये दोबारा जो अपने बच्चों को लेके और जेम्स को लेके वहाँ लाइट हाउस जाता है। लिली जो है वो भी साथ आई है। लिली की ख्वाहिश है कि जो अधूरी पेंटिंग उस वक्त छोड़कर आई थी अब वो उस पेंटिंग को कंप्लीट करना चाहती है, अब वो उसको कंप्लीट करती है। मिस्टर रेमसे जो है वहाँ लेकर जाता है, उस बोट को चलाता है मिस्टर, उसका बेटा बड़ा, उसका छोटा बेटा जो सबसे छोटा था वो भी जवान हो चुका है, वो उस बोट को चलाता है और रास्ते में उसकी तारीफ करता है मिस्टर रेमसे के बेटे तुमने बोट बहुत अच्छी चलाई। पहली दफा मिस्टर जेम उसके बेटे को ये दिखाई देता है कि उसका फादर जो है उसे बड़ी अफेक्शन से बुला रहा है, तो वो अपने अंदर बड़ी अच्छी फीलिंग्स जो है वो महसूस करता है। और रेमसे को भी, मिस्टर रेमसे को भी ये होता है कि उसने अपनी मदर, अपनी जो उसकी वाइफ थी उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। लिल्ली को ये लगता है कि वो भी अपनी पेंटिंग पूरी कर लेती है, कि उसने भी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है, उसने अपनी पेंटिंग बना ली है और अपनी जो फ्रेंड है उसकी जो अधूरी पिक्चर थी उसको फुलफिल कर दिया है। और उसके साथ मिस्टर जो जेम, जो उसका बेटा जेम्स है, जेम्स भी अब ये सोच रहा है कि उसका फादर जो है उसके लिए अच्छी फीलिंग्स रखता है। तो इसी तरह ये नावल जो है एंड होता है। तो इसके अंदर आपने देखा कि आप पूरा नावल खत्म हो गया, हमने इसको चेक कर लिया, हमें ऐसे लगा कि हमें इसके अंदर कुछ नहीं मिला, लेकिन
क्योंकि ये एक मॉडर्न टेक्निक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया है उसने, राइटर ने आपको बहुत सारी चीजें जो है रीडर के ऊपर छोड़ी है कि दे शुड फाइंड वेयर इज गैप, कि वो क्या करना चाह रहा है। अब तीसरे पार्ट में उसकी प्लानिंग किस चीज को जाहिर करती है, ही इज प्लानिंग इन फैक्ट टू रीबिल्ड द रिलेशन, जनरेशन गैप, बच्चों से एलिनेशन, बच्चों से डिस्टेंसिंग का जो मैटर है, जो दूरी का मैटर है, उसको वो दोबारा से इकट्ठा करना चाह रहा है, उनको यूनाइट करना चाह रहा है अपने साथ, उनको मिलाना चाह रहा है। जो उनको टाइम नहीं दे पाया, उनसे प्यार नहीं कर सका, तो वो उनको पूरा करना चाह रहा है। तो देखिएगा, लाइफ है वर्जीनिया वुल्फ की, हमने समरी इसकी डिस्कस कर ली, आप जरा उसके ऊपर अब देखिएगा। 1882 में पैदा हुई है और 1941 में डेथ हुई है। अगर आप देखें तो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाली है, यानी 39 में स्टार्ट हुई है सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी चल रहा है ड्यूरेशन, तो हमारे राइटर की, यानी उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखी है, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी देखी है, तो डेफिनेटली इन वार्स का राइटर के ऊपर जरूर इफेक्ट होता है, और ये इफेक्ट जो है उसकी राइटिंग में आपको नजर आएगा, जैसे उसने इंक्लूड भी किया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लाइफ है 1882 1941। जब भी आप किसी राइटर को पढ़ें तो उसकी लाइफ जो है चेक करें कि कौन सी वर्ल्ड वार वो फेस कर रहा है। जैसे आज की अगर एज में कोई राइटर पैदा हुआ है या आज का राइटर लिख रहा है, तो उसके ऊपर जरूर आज के हालात जो हैं वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, वो कुछ इंक्लूड करेगा। हर फादर लेस्ली स्टीफन वाज एन एमिनेंट विक्टोरियन मैन ऑफ लेटर, बहुत पढ़ा लिखा शख्स था, तो उसके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, तो उस लाइब्रेरी से इसने बहुत ज्यादा हासिल किया नॉलेज, उसको पढ़ती रही, जो उसके फादर के पास नॉलेज था। जैसे मैं कहता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो है वो स्कीमेटिक होती हैं, स्कीमा जो है वो कहाँ से बिल्डअप होता है, वो घर से बिल्डअप होता है। भाई आपके जो सराउंडिंग है, आप अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं और बच्चा एक्वायर कर रहा होता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, एक होता है एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, एक लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। एक्विजिशन जो है वो घर से शुरू हो जाती है। She grew up in a literary and intellectual atmosphere with the free access to the father's library, यानी उसके पास उसके फादर इंटेलेक्चुअल पर्सन था, तो उसकी लाइब्रेरी मौजूद थी, उसने थॉरोली स्टडी किया और उससे बहुत सारी चीजें जो है उसे मिल गई, स्कीमेटिक मिल। और इसका जो यानी स्टेप ब्रदर था, उसने इसको सेक्सुअली अब्यूज भी किया हुआ। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में उसके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ कि उसका जो स्टेप ब्रदर था, सुतेला जो उसका भाई है, उसने उसको सेक्सुअली अब्यूज किया, उसका रेप किया। ऑफ डेथ, एक्सपीरियंस ऑफ द डेथ ऑफ हर मदर व्हेन शी वाज 13 साल की थी, उसकी मदर की डेथ हुई। एंड सेक्सुअल अब्यूज लेड टू डिप्रेशन, और उसे सेक्सुअली अब्यूज किया गया जो उसे डिप्रेशन की तरफ ले गया। लाइफ जी, सुसाइड करने की कोशिश की। The Second World War increased her anxiety and fear. After rewriting draft of her suicide note, she put rocks into her pockets and drowned herself in the river Ouse. उसने जी सेकंड वर्ल्ड वार से उसकी जो एंजाइटी है इंक्रीज होती है, और उसकी वजह से वो टेंशन में चली जाती है, और शी कमिटेड सुसाइड, वर्जीनिया वुल्फ। लिटरेरी कैरियर, द ब्लूम्सबरी ग्रुप। ये ब्लूमबरी ग्रुप जो है ना, ये दीज आर द पीपल, दे आर ऑल टुगेदर एंड दे आर शेयरिंग देयर लिटरेरी एक्सपीरियंस। हम 10-15 लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, हम एक क्लब बना रहे हैं, ये हम मिल के जो है ये फलां काम करें, तो ये ऐसे ग्रुप फॉर्म कर लेते थे। In 1904, she moved to Bloomsbury and becomes a member of the Bloomsbury group. This meant the rejections of the traditional morality and artistic conventions. वो चूंकि मॉडर्न थी, तो मॉडर्न राइटर्स जो होते हैं वो जरा हट के बात करते हैं, वो एक कन्वेंशन को ब्रेक करते हैं, कन्वेंशन ब्रेकर होते हैं। वो एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, न्यू एक्सपीरियंस जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं, और वो नई चीजें लोगों को दिखाते हैं। Experimentation, best known as of the great experimentals novelist during the modernist period. अब अरिस्टोटल प्लेटो के रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, दे आर राइटिंग देयर ओन। लिटरेरी कैरियर जरा देखिएगा इसका। एवोल्यूशंस ऑफ हर स्टाइल्स इन हर मेन नॉवेल्स। द वॉयज आउट 1915 में लिखा है, नाइट एंड डे 1917 में लिखा है, जैकब्स रूम 1922 में लिखा है, नैरेटिव एक्सपेरिमेंटेशन विद द नॉवल
यानी वो न्यू एक्सपेरिमेंट करती थी. शी इज राइटिंग इन मॉडर्न स्टाइल, नॉट फॉलोइंग द custom, tradition, and the rule conventions of the classicisms or the rules convention of the Roman Greeks writers. Aristotle, Plato के बनाए हुए जो रूल है कि उसको फॉलो किया जाए, उसके अंदर एक प्लॉट हो, उसके अंदर इंट्रोडक्शन हो, क्लाइमैक्स हो, एवोल्यूशन हो, ठीक है जी, डेवलपमेंट हो, और उसके बाद वो नीचे आए अपने डाउनफॉल की तरफ. सो शी इज नॉट फॉलोइंग लाइक दैट. मिसेस डैलोवे 1925 में मैंने बताया कि ये फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया. A more completely developed stream of consciousness technique. Through the Lighthouse और Dalloway दोनों बड़े important work हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको. They are very interesting. People like it. A feminist writer. The theme of the androgyny, a woman's unwriting. यानी ये किसके बारे में लिखती है? फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाती है, फीमेल का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाती है, इस तरह के थीम रखती है. Mrs. Dalloway 1925 described the Clarissas Dalloways and Sally Satan's relationship as a young woman. Orlando जो है उसका बड़ा जबरदस्त वर्क है, deal with androgyny. तो androgynous जो है ये talking about the feminist point of view. A room of one's own shows the wolf's concern with the questions of the woman's subjugations. ये room of one's own का मतलब ये है कि किसी का घर में किसी का महदूद होना. तो ये भी एक feminist point of view से लिखा गया. फीमेल का रिलेशन जो है वो दिखाया गया कि how female is being exploited. उसके बाद मॉडर्निस्ट नॉवेलिस्ट है. मेन एम क्या था? टू गिव वॉइस टू द कॉम्प्लेक्स एंड इनर वर्ल्ड ऑफ फीलिंग एंड मेमोरी. इनर फीलिंग यानी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देना कि साइकी क्या है इंसान की. इससे पहले तो एक काम हो रहा था ना, वैसे ही जैसा करैक्टर ऐसे पकड़ के वैसे लिख दिया, उसकी साइकी ना दिखाई. तो ये इंसान के अंदर जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चल रही है, टेंशन्स चल रही हैं, माइंड कहाँ कहाँ अप्रोच कर रहा है, कैसे सोच रहा है, किधर जा रहा है, क्या करता है, उस माइंड का ट्रेवल जो है, जो उन कॉन्शियसनेस की जो स्ट्रीम्स हैं, इंसान की थॉट्स जो हैं, उनको अप्रोच करती थी. The human personality continuous shift of impression and emotion, continuous shift of emotion और जो impressions हैं वो कैसे मुसलसल चेंज हो रही हैं, तसलसल के साथ जो जो फील करता है कैरेक्टर वो आपको दिखाती है. नरेटर, disappearance of the omniscient narrator. अब पहले तो एक omniscient narrator होता ना कि वो नरेटर आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो नरेटर आपको सारा कुछ बता रहा है. ठीक है, वो एक ही नरेटर आपको पूरी स्टोरी सुना देता है, उसमें शिफ्ट नहीं होते थे. अब यहाँ पे देखिए कितने नरेटर आपको मिलेंगे. आप ये मॉडर्न टेक्निक है कि उसमें एक नरेटर है वो सारी स्टोरी आपको सुना देगा. ठीक है, पुराने जो क्लासिकल मोस्टली वर्क है. अब यहाँ पे क्या होगा कि एक नरेटर नहीं है, बहुत सारे नरेटर जो है वो अपनी स्टोरी जो है आपको सुनाएंगे. जो नरेटर आएगा सामने वो अपनी स्टोरी सुनाएगा. इसको कहते हैं मल्टीपल नरेटर. पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्टेड इनसाइड द कैरेक्टर्स माइंड थ्रू द फ्लैशबैक. कैरेक्टर जो है वो खुद फ्लैशबैक जाते हैं. देखिए आप मिस्टर रैमसे किसको सोचेगा? अपनी वाइफ को. कि पहले उसकी वाइफ ने कहा था कि लाइट हाउस दिखाओ, बच्चे को नहीं दिखा सका. वो सोचता है, तीसरे पार्ट में हमने देखा कि वो सोचता है कि मैं अपनी वाइफ की ख्वाहिश करूंगा, मैं रिलेशन ठीक करूंगा, मैं गैप को मिटाऊंगा, मैं बच्चों के करीब हूंगा. दिल्ली सोच रही मेरी पेंटिंग अधूरी रहेगी, मैं पूरी करूंगी. मैं अपनी फ्रेंड की ख्वाहिश पूरी करूंगी. मैं मिसेस रैमसे की जो ख्वाहिश थी वो पूरी करूंगी, उसकी पेंटिंग बनाऊं. कैरेक्टर पीछे जाते हैं, फ्लैशबैक इसको कहते हैं. मोमेंटरी इंप्रेशंस प्रेजेंटेड एज अ कंटीन्यूअस फ्लक्स. वुल्फ एंड जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस जो हैं, ये दोनों चूंकि ये इन्फ्लुएंस थी उससे, तो ये इनकी टेक्निक्स भी एक जैसी है. वुल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड जॉयस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दोनों को नीचे डिस्कस किया गया. नेवर लेट हर कैरेक्टर thoughts flow without control, maintain logical and grammatical organization. यानी वुल्फ क्या करती है कि अपने कैरेक्टर को बड़ा कंट्रोल में रखती है, होल्ड में रखती है, और उनको बड़ा लॉजिकली ग्रामेटिकली ऑर्गेनाइजेशन में लेके आती है अपने कैरेक्टर. और जेम्स जॉयस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कैसी है? कैरेक्टर शोज देयर थॉट्स डायरेक्टली थ्रू द इंटीरियर मोनोलॉग्स. अब मोनोलॉग्स जो है ना वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से मिलता जुलता है थोड़ा सा. मैं बताता हूँ मोनोलॉग क्या होता है. मोनोलॉग ये होता है कि एक कैरेक्टर जो है वो अपनी थॉट्स जो है आपको बोल के बताता है. एक कैरेक्टर जो है
अपनी थॉट जो है वो क्या करता है, आपको बोल के बताता है। हियर इज वन कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर एक्सक्यूज मी सर, मीटिंग खत्म होने वाली है 2 मिनट्स में। मैं